हेलो फ्रेंड्स, आर्बिट पाथ यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं सर्वोच्च न्यायालय। क्या पढ़ेंगे? सर्वोच्च न्यायालय। और सर्वोच्च न्यायालय से जितने भी क्वेश्चन होंगे हम लोग वन लाइनर के फॉर्मेट में क्लियर करेंगे। एक बात है दोस्तों, आपको बता देता हूँ कि 10 से 15 मिनट का बस वीडियो होता है मेरा, ठीक है? और 10 से 15 मिनट का वीडियो आप देख लेंगे तो आपके एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि क्योंकि आप 10 से 15 मिनट में अगर आप अपना जो आप नोट्स भी लिखे होंगे उसमें भी उससे अधिक समय लग जाता होगा, ठीक है? और जो इसमें क्वेश्चन दिया गया है वो एनसीईआरटी बेस्ड है। क्या है? एनसीईआरटी बेस्ड है। और ये जो बुक लिखी गई है बहुत सोच समझ कर लिखी गई है, क्योंकि इसको मैंने पढ़ा हूँ, ठीक है? जब पढ़ा हूँ तो इसमें 80 से 90% क्वेश्चन जो आते हैं पेपर में, ठीक है? वो इसमें कवर किए गए हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, तभी आप डिफाइन करिएगा कि आखिर इसमें दिया क्या है और हमें चाहिए क्या था, ठीक है? आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आपको बहुत ही काम आएगा ये वीडियो आपको, ठीक है? तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में आप जानते ही होंगे कि जुडिशरी का सबसे बड़ा जो संस्था है वह क्या है? सर्वोच्च न्यायालय। इससे आगे हम नहीं जा सकते अपने देश में, इससे आगे नहीं जा सकते। अगर हमें न्याय लेना है किसी चीज़ के बारे में, किसी चीज़ जो आपका मामला कोई भी मामला हो, अगर न्याय लेना है तो कहाँ जाना पड़ेगा हमें? हाई कोर्ट जाएँगे, अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएँगे और सबसे बड़ी संस्था जो है सुप्रीम कोर्ट जाएँगे, ठीक है? इसका कई नियम होता है, उसको जब आप थ्योरी पढ़ोगे तो समझ में आएगा। बाकी क्वेश्चन जो आते हैं उसको हम लोग कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों? तो सर्वोच्च न्यायालय जो है इसे और किस नामों से जाना जाता है? अगर बात की जाए कि सर्वोच्च न्यायालय को और किस नामों से जाना जाता है तो इंग्लिश में इसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। ये तो मालूम होगा। इंग्लिश में सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, हिंदी में सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं। और यह किस भाग में कवर किया गया है? तो भाग 5 में कवर किया गया है। किसमें? भाग 5 में यह कवर किया गया है। 124 से 148 अनुच्छेद इसका आता है। किसका? सर्वोच्च न्यायालय का। इसको आपको याद रखना है। भाग 5 में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय है। अनुच्छेद पूछे तो 124 से 148 तक किसके बारे में बात किया गया है? सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बात किया है। वहीं इंग्लिश में इसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, हिंदी में उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो जो सर्वोच्च न्यायालय है अगर उसके अधिकार क्षेत्र को बढ़ाना है, ठीक है? क्या करना है? उसके अधिकार क्षेत्र को बढ़ाना है, तो यह जो अधिकार दिया गया है वह संसद को दिया गया है। किसे? संसद को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई वह कब हुई? 28 जनवरी 1950 में। 28 जनवरी 1950 में होती है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। अगर देखा जाए, अगर इसके पीछे जाते हैं, सबसे पहले अगर भारत में सर्वोच्च न्यायालय की बात की जाए, आज़ादी के पहले, तो वह 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत होती है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। तो इसको भी याद रखेंगे, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में क्या होती है? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। और ये जो 28 जनवरी 1950 है, यह स्वतंत्र भारत का क्या है? सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है? आगे देखेंगे। आगे क्या कह रहा है कि जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? जो कार्यवाहक है, ठीक है? कार्यवाहक का मतलब क्या होता है? अगर इसको समझ लें तो कार्यवाहक का मतलब ये होता है कि जैसे राष्ट्रपति अनुपस्थित रहे या किसी कारणवश, क्या? किसी भी कारणवश राष्ट्रपति का पद खाली रहे तो उसके पद पर जो बैठेगा उसी को कार्यवाहक राष्ट्रपति कहते हैं, ठीक है? अगर उसे कार्यवाहक, अरे यार राष्ट्रपति के बारे में बता दिया, सॉरी दोस्तों। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बोल रहा है, कार्यवाहक राष्ट्रपति भी होता है। जो बताया हूँ वो गलत नहीं बताया हूँ, कार्यवाहक राष्ट्रपति भी होता है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी होता है। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनता है? उपराष्ट्रपति बनता है। इसको याद रखना, कार्यवाहक राष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति बनता है, लेकिन वहीं कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो वह उसे नियुक्त कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति करता है। और वह बनता कौन? वह बनता कौन है? तो जो सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अलावा भी अन्य न्यायाधीश होते हैं, उसी में से कोई बन जाता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं?
तो सर्वोच्च न्यायालय में अगर मुख्य न्यायाधीश एक होगा, उनके अलावा और कितने हो सकते हैं? तो 33 हो सकते हैं। तो यही बोला है कि 34, यानी मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने, सहित बोला है तो कुल कितने होंगे? 34 होंगे। ठीक है, आगे क्या बोला है? आगे देखेंगे कि दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपील, क्या बोला? दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपील अधिकरण के निर्णयों को केवल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। दूरसंचार विवाद है या अपील अधिकरण है, अपील अधिकरण है, उसे कहाँ चुनौती दी जा सकती है? तो सुप्रीम कोर्ट में दी जा सकती है। और किसका चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दिया जा सकता है? जैसे राज्य और राज्य का विवाद हो जाए, ठीक है, राज्य और राज्य का विवाद हो जाए, कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो इसको याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन देखेंगे, आगे क्या कहता है? आगे बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो संसद के द्वारा। जो उच्चतम न्यायालय में के न्यायाधीश हैं, अगर उनके वेतन की बात करें तो इस समय जो मुख्य न्यायाधीश का वेतन है वह शायद 4 लाख है, कुछ समथिंग याद नहीं आ रहा है, ऐसे ही 4 लाख के समथिंग है। तो उसका वेतन का जो निर्धारण करता है वह कौन करता है? संसद करता है। कौन करता है? संसद करता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, उनकी नियुक्ति की बात करें तो कोलिजियम पद्धति पर होता है, लेकिन राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके प्राप्त है? अगर उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करना है तो वह प्राप्त किसे है? अधिकार है संसद को। यह पढ़ चुके हैं क्वेश्चन, किसे प्राप्त है? संसद को। अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा संसद की अनुशंसा पर, राष्ट्रपति के द्वारा संसद की अनुशंसा पर। अगला क्वेश्चन है सेवानिवृत्ति, क्या बोला? रिटायरमेंट, जिसे सेवानिवृत्ति कहते हैं, के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। यदि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, उन्हें सेवानिवृत्त कर दिया गया है, ठीक है, तो वह अगर चाहे कि और किसी न्यायालय में जाकर काम करे तो ऐसा कदापि नहीं हो सकता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, सामान्यतः उच्चतम न्यायालय सभी मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, ठीक है। क्या बोला? सामान्यतः जो उच्चतम न्यायालय है वह सभी मामलों की सुनवाई कहाँ करता है? नई दिल्ली में करता है, परंतु किसके अनुमोदन से वह अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि केवल वह दिल्ली में करता है। अगर उसे दिल्ली के बाहर कहीं और करना होगा तो वह किसके अनुमोदन से करेगा? किसके अनुमोदन से करेगा? तो राष्ट्रपति के अनुमोदन से। अगर राष्ट्रपति का विचार रहेगा कि दूसरे जगह करे, वह अपना मत देगा कि यहाँ पर कर दो, तो जाकर क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट कर देगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्त आयु है वह कितनी है? तो 65 वर्ष। बताने में हिचकिचाएंगे नहीं, तो क्या बताएंगे? 65 वर्ष। क्या बताएंगे? 65 वर्ष सेवानिवृत्ति की आयु है, किसके? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो जो अपीलीय क्षेत्राधिकार होता है, क्या? अपीलीय क्षेत्राधिकार जो होता है सर्वोच्च न्यायालय में, वह किस अनुच्छेद से लिखा गया है? तो वो अनुच्छेद 134(1) में लिखा गया है, ठीक है। आगे क्वेश्चन कहता है कि उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित, सर्वोच्च न्यायालय में यानी उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 5 होनी चाहिए, ठीक है। अगर निर्वाचन से संबंधित कोई मामला है, उसे हम ले गए सुप्रीम कोर्ट में, कहाँ ले गए? सुप्रीम कोर्ट में ले गए, तो उसका सुनवाई करने के लिए जितने भी न्यायाधीश की जरूरत पड़ेगी वो कितने होंगे? तो 5 कम से कम होने ही चाहिए, ठीक है। याद रहेगा दोस्तों, याद रहना चाहिए, ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि
इसे थोड़ा सा जूम कर लें आप लोगों की सुविधा के लिए। हाँ, अब सही है कि केंद्र और राज्यों के मध्य होने वाले विवादों का निर्णय की करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है। तो इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत क्या बोला हमें भी नहीं समझ में आया, ठीक है। क्या बोला फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे, केंद्र और राज्यों के मध्य होने वाले विवाद, अगर केंद्र का राज्य के मध्य विवाद हो जाए, केंद्र जो है देश में सबसे बड़ा है, उसका अपने बच्चों के साथ यानी राज्यों के साथ विवाद हो जाए, ठीक है, तो उसका निर्णय करने की जो शक्ति भारत में किसको दी गई है, उच्चतम न्यायालय को दी गई है। तो यह कहाँ से आती है, तो यह मूल अधिकारिता के अंतर्गत लिखा गया है, ठीक है। अब समझ में आया। आगे क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया था। तो केशवानंद भारतीय बनाम केरलवाल राज्य जो 1973 में आया, ठीक है, उसमें संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत को क्या किया गया, प्रतिपादित किया गया। और यह भी कहा गया कि जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें संशोधन हो सकता, संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है और यह संविधान का भाग है, ठीक है, इसे याद रखेंगे। जो एक महत्वपूर्ण केस है केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य 1973, इसमें दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए कि संविधान का जो मूल ढांचा है उसमें क्या किया गया, संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया और उसी सिद्धांत में कहा गया कि जो प्रस्तावना है संविधान का अंग है और उसमें परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। उसके पहले आया था बेरूबारी केस 1960, उसमें कहा गया था कि संविधान की प्रस्तावना में कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता है और यह संविधान का भाग नहीं है, इसको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे कि केवल सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। तदर्थ न्यायाधीश क्या होते हैं, तो तदर्थ न्यायाधीश यानी एडहॉक जज जिसे बोलते हैं, एडहॉक जज, ठीक है, एडहॉक जज यह क्या होते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में कमी हो जाए तो उन्हें जो न्यायाधीश बुलाने पड़ते हैं तो वह उच्च न्यायालय से, हाई कोर्ट से, या जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं उन्हें बुलाया जाता है, तो उन्हीं को एडहॉक जज कहते हैं, ठीक है, एडहॉक जज, ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है, ठीक है। क्या बोला, ऐसा संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसे भीमराव अंबेडकर ने लिखा परंतु मेरे भेजे में नहीं डाला, ठीक है, लेकिन मैं पढ़कर अपने भेजे में डाल रहा हूँ कि जो उच्चतम न्यायालय है उसके द्वारा दिया गया जो निर्णय है अथवा आदेश है उसके बारे में पुनर्विलोकन यानी विचार किया जा सकता है, ठीक है। यह अनुच्छेद 137 के अंतर्गत है, ठीक है। 137 को याद रखेंगे, 137, इसमें कहा गया है कि जो उच्चतम न्यायालय का निर्णय है उस पर पुनर्विचार किया जाता है यानी पुनर्विलोकन किया जा सकता है, याद रहेगा। 137 माई बाबू याद नहीं भूलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में संविधान की मूल संरचना, जो भारत में संविधान की मूल संरचना है, बुनियादी ढांचा है, के सिद्धांत का स्रोत है न्यायिक समीक्षा। क्या है, न्यायिक समीक्षा। तो भारत में संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत क्या है, न्यायिक समीक्षा, ठीक है दोस्तों। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है, तो सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। जो संविधान है उसका व्याख्या करने का अंतिम अधिकार अगर किसी को दिया गया है तो हमारे सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत कौन से मामले आते हैं, तो मूल अधिकारों का प्रवर्तन, ठीक है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है, तो सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का संरक्षक कहा जाता है, ठीक है। इसे आप लोग पढ़ लोगे, ये सब पढ़ना है, ये कोई बात नहीं। आगे देखेंगे, क्वेश्चन देखने आए हैं ना दोस्तों, क्वेश्चन देखते हैं। क्या कर रहा है, भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे,
तो भारत के जो प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश थे वह थे न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन। ठीक है, न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष किस अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं? तो जो संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद जो हैं वह कहाँ जाएंगे? सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे। तो सर्वोच्च न्यायालय में किस अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं? तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। याद रखेंगे, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। आगे क्वेश्चन देखेंगे, बोल रहा है कानूनी मामलों पर उच्चतम न्यायालय से किसे परामर्श लेने का अधिकार है? तो कानूनी मामलों पर जो उच्चतम न्यायालय से किसे परामर्श लेने का अधिकार है? तो राष्ट्रपति जो है वह कानूनी मामलों में उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है इसे नहीं देखेंगे, छोड़िए। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? तो अनुच्छेद 300, अरे यार ये तो कट गया है, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। हाँ, आर्टिकल जो है आर्टिकल 32 है, अनुच्छेद 32 है। ठीक है, कट गया है थोड़ा सा, इसको 32 लेंगे। तो मौलिक अधिकारों की सुरक्षा जो सर्वोच्च न्यायालय करता है वो अनुच्छेद 32 के तहत करता है। अगला बोल रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय जो क्षेत्राधिकार हैं उसे 4 भागों में बांटा जा सकता है। तो बांट लो भाई, हमसे क्या मतलब, हमसे क्वेश्चन से मतलब है, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में सभी चीज दे दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किस व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत करनी होगी? यानी जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, उन्हें नियुक्त किया जाता है तो उसका जो योग्यता है वह कम से कम क्या होता है? उच्च न्यायालय में उसे 10 वर्ष तक वकालत करना होगा। ठीक है, उच्च न्यायालय में वह कम से कम 10 वर्ष तक वकालत होनी चाहिए, तभी वह सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है, कोष्टक वाला ध्यान नहीं देना क्योंकि उसे हम क्वेश्चन में कवर कर दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, भारत के न्यायालयों में किसे किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है? तो उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालयों को क्या माना जाता है? अभिलेख न्यायालय। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों क्या है? अभिलेख न्यायालय है। ठीक है, यानी जो उसके निर्णय दिए जाते हैं, अभिलेख का मतलब क्या हो गया? यानी जो उसके निर्णय दिए जाते हैं वह लिखा जाता है, वह एक कानून की तरह क्या हो जाता है? कॉपी में लिखा जाता है। उसे जो हाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसे अपने अपने निर्णयों में उसे अपने सामने रखता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लोक हितवाद जिसे पीआईएल कहते हैं की संकल्पना का उद्गम किस देश से हुआ था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। किस देश से? संयुक्त राज्य अमेरिका से हुआ था। ठीक है, राज्यपाल भी थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या कहते हो? राज्यपाल को देख लें कि ज़्यादा समय हो गया है? अरे ज़्यादा समय हो गया, छोड़िए कल देखते हैं राज्यपाल को। ठीक है, बाकी आज का जो वीडियो है वह आपको कैसा लगा? हम आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो दोस्तों मेरा मोटिवेशन बनाने के लिए लाइक और कमेंट तो कर दिया कीजिए, बाकी सब्सक्राइब आपके ऊपर है। ठीक है, धन्यवाद।